तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों हाजिर है आपके लिए सब्सक्राइबर की भेजी हुई 3 कहानियां। इन कहानियों को सुनने के बाद आपको उनके साथ घटे रियल हादसे के बारे में पता चलेगा। वैसे बता दूं कि अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आपको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम विकास शर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश वाराणसी का रहने वाला हूँ और ठीक आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। दरअसल ये बात साल 2007 की है जब मैं अपनी नानी के गांव गया हुआ था। मैं अपनी नानी के गांव अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में जाया करता था। वहां जाकर मैंने अपने पिताजी से लड़ाई झगड़ा करके करीबन 1 महीने तक रुकने की इजाजत मांग ली थी। तब जाकर मेरे पिताजी मुझे नानी के घर पर छोड़कर चले गए और मैं वहां आराम से गर्मियों की छुट्टियां बिताने लगा। मैं वहां सभी गांव वालों से बात किया करता था तथा गांव में काफी घूमता फिरता था। क्योंकि मैं शहर का रहने वाला था तो मेरे लिए गांव का वातावरण काफी मनमोहक था। मेरी नानी का पुराना घर गांव के बीचों बीच हुआ करता था, लेकिन वो घर कभी भी टूट सकता था। इसीलिए नाना की गांव से बाहर भी एक जमीन थी। यही कोई 2005 में उन्होंने वहां पर नया मकान बना लिया था, जो कि मुझे उतना पसंद नहीं था क्योंकि उसके आसपास कोई भी घर ना होने के कारण बहुत ही ज्यादा सन्नाटा हुआ करता था। हाँ, हालांकि दिन के समय काफी चहल पहल हुआ करती थी। साथ ही वहां से गांव की तरफ जो रास्ता जाता था वो मेरे घर से होकर ही जाता था। एक तरफ गांव का बाजार और दूसरी तरफ गांव। बस उसी रास्ते के बीच में मेरा घर था। मेरे घर से गांव की तरफ जाने वाले रास्ते में लगभग 100 मीटर तक घना बांस का बगीचा पड़ता था। इसी तरह कई दिन बीतते गए और ठीक उसी दौरान मेरे कुछ मित्र भी बन गए थे। एक रोज मित्रों से बात करते हुए मैंने सुना कि गांव में किसी की शादी है और बारात में पर्दे पर फिल्म लगाई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उन दिनों गांव में पर्दे पर ही फिल्म चलाई जाती थी। पुरानी फिल्मों को सबको दिखाया जाता था। जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने अपनी नानी से कहा कि मुझे भी बारात में जाना है। तो नानी ने कहा कि तुम इतनी रात को अकेले कैसे जाओगे। तब जाकर मैंने उनसे कहा कि मेरे कुछ मित्र हैं, मैं उन्हीं के साथ चला जाऊंगा और वही मुझे घर पर भी छोड़ देंगे। तब जाकर कहीं नानी मानी। उन्होंने कहा कि ठीक है, पर जल्दी ही घर आ जाना, वहां देर रात तक मत रुकना। दोस्तों नानी की हाँ के बाद मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था। तो ठीक जैसे ही शाम हुई मैं उन मित्रों के साथ बारात में चला गया। वहां पर रात के 9 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ और ठीक पर्दे पर उस समय शोले फिल्म चल रही थी। मेरे मित्रों ने जहां जगह देखी वहीं पर बैठ गए क्योंकि जहां पर कार्यक्रम हो रहा था वहां पर गांव का एक बड़ा सा खेत था। मैं भी गांव वालों की तरह नीचे जमीन पर बैठ गया। फिर लगभग 11 बजते बजते मेरी आंखें लग गई। मुझे ये पता ही नहीं चला कि कब मैं सो गया। कुछ देर बाद जब मेरी आंखें खुली तो देखा कि चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। मेरे सामने बस कुछ ही लोग थे जो कि फिल्म खत्म होने के बाद सारा सामान पैक कर रहे थे। बाकी बचे मेरे मित्र, उनका घर वहीं आसपास में था तो शायद वो लोग अपने घर चले गए थे। सिर्फ मैं ही अकेला था जो कि गांव के बाहर रहता था। इसके बाद मैं ये सोचने लगा कि अब घर कैसे जाऊंगा, क्योंकि मेरे घर के रास्ते में जो बांस का बगीचा पड़ता था उसके बारे में मैंने काफी सारी बातें सुनी हुई थी। उस वक्त मैं अंदर से काफी ज्यादा डर गया था और मेरी उम्र भी उस वक्त बहुत कम थी। लेकिन अगर मैं घर नहीं जाता तो कहाँ जाता। एक तो नानी ने मुझे पहले ही जल्दी घर लौटने को कहा था और मुझे उस वक्त रात का 1 बज गया था। साथ ही मैं ये भी सोच रहा था कि अगर मैं घर नहीं जाऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी। यही सोचते सोचते मैंने घर जाने का फैसला किया। सच कहूं तो उस फैसले की वजह से मुझे आज भी अफसोस होता है। खैर मैं जैसे तैसे गांव के पार चला गया। चांदनी रात में गांव में इतना उजाला हो रहा था कि सामने कुछ दूर तक तो मैं ऐसे ही देख सकता था, लेकिन गांव के बाहर आते ही एकदम सन्नाटा छा गया। चलते चलते जब मैं उस बांस के बगीचे के पास पहुंचा तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने ठीक अपने कदमों को काफी तेज कर लिया था। यूं ही चलते चलते अचानक से मेरी नजर बांस के ऊपर पड़ी तो मुझे ऐसा लगा
जैसे 4-5 आदमी सफेद कपड़े पहने हुए बैठे हैं और वो सभी लोग मुझे ही देख रहे थे। उन्हें देखकर मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम होगा। यही सोचकर मैं मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मैं चाहता था कि वो बगीचे वाला रास्ता बस किसी तरह भी पार हो जाए। लेकिन जब मैं कुछ ही कदम आगे बढ़ा तो मुझे जोरों से कड़कड़ाने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा मानो बांस टूटकर गिर रहे हो। इस आवाज से तो मैं पहले से और ज्यादा डर गया, लेकिन मैंने फिर सोचा कि तेज हवा चलने से ऐसी आवाज आ रही होगी। मैंने अपने दिल को समझाया और तेज तेज चलने लगा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो हुआ उसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। अचानक मेरी नजर दोबारा बांस के ऊपर पड़ी तो मैंने देखा कि 2 बच्चे और 4 बड़े लोग थे। वो सफेद चादर ओढ़े हुए बांस के ऊपर नीचे दौड़ रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि मानो वो कुछ खेल रहे हो। उस वक्त उनकी आंखें और उनका कपड़ा मानो मोती की तरह चमक रहा था। मैंने जैसे ही ये सब देखा तो मैं जोरों से चिल्लाकर भागने लगा और मैं तब तक भागता रहा जब तक मेरी नानी का घर नहीं आ गया। भागते भागते मैं जैसे ही नानी के घर के दरवाजे के पास पहुंचा तो मैंने उनका दरवाजा बहुत जोरों से पीटना शुरू किया। साथ ही मेरी नजर बार बार पीछे की तरफ भी मुड़ रही थी, क्योंकि जब मैं वहां से भागा तो वो भी मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे थे। कुछ देर दरवाजा पीटने के बाद नानी ने एकदम से दरवाजा खोला। दरवाजे के खुलते ही मैंने आओ देखा ना ताओ, मैं सीधा नानी जी के बगल में जाकर लेट गया। उस समय रात के लगभग 3 बज चुके थे, लेकिन मैं तो अपने साथ बीते हादसे के बारे में सोच रहा था। यही सोचते सोचते मुझे पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। गांव में तो 5 बजे ही चहल पहल हो जाती है, लेकिन मैंने रात के बारे में नानी को नहीं बताया था। मुझे लगा कि कहीं वो मुझे वापस घर न भेज दे। दोस्तों, इसके 2 दिन बीत जाने के बाद अचानक से एक दिन मेरे सपने में वही बच्चा आया जो कि बांस के ऊपर खेल रहा था। साथ ही उसके साथ वही लोग खेल रहे थे जिन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए थे। सपने में मैंने देखा कि वो सभी लोग मेरे साथ ही खेल रहे थे। मैं सपने में इतना ज्यादा घबरा गया कि मैंने अपने आप को वहां से भागता हुआ पाया। साथ ही मैंने देखा कि वो सभी मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुझे पकड़कर मेरे शरीर पर नाखून मारना शुरू कर दिया। उस वक्त मुझे नींद में ही बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मैंने जागने की काफी कोशिश की, पर मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। मानो मेरी आत्मा बगल से ये सब देख रही हो और मैं अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। कुछ देर के बाद मेरी अचानक ही आंख खुली। मैंने पाया कि मेरा पूरा शरीर एकदम टूट रहा था। साथ ही मुझे दर्द भी हो रहा था। हालांकि इसके बाद मैं दोबारा सो गया, लेकिन जब सुबह हुई तब मैंने अपने हाथों को देखा और अपने शरीर को ठीक शीशे में देखा। दोस्तों, मेरे पूरे शरीर पर नाखूनों के निशान थे। ऐसे ही निशान ठीक मेरे पैरों पर भी थे। इसके बाद जब मेरी नजर मेरी कमर पर पड़ी तो पाया कि वहां पर दांत से काटने के निशान थे। ये देखकर मैं काफी ज्यादा डर गया था। साथ ही ये बात अब मैं किसी से भी नहीं छुपा सकता था। बस यही सोचकर मैंने नानी को ये सब दिखाया। तब जाकर मैंने उन्हें पूरी घटना के बारे में बताया। मेरी नानी तुरंत मेरी बातें सुनकर एक बड़े पुजारी के पास गई। थोड़ी ही देर बाद वो उन्हें बुलाकर घर पर ले आई। उस पुजारी जी ने मुझे एक जगह बैठाकर एक गिलास में पानी दिया और कुछ मिट्टी के बर्तन में उन्होंने तंत्र मंत्र किया। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि 3 दिन तक घर से बाहर मत जाना और हो सके तो मिट्टी के बर्तन में दिया जलाकर रख देना। दोस्तों, मैंने पुजारी जी की पूरी बात मानी। करीबन 3 दिन के बाद पुजारी जी दोबारा नानी के घर पर आए तो घर पर आकर उन्होंने मुझे काले कपड़े में कुछ बांध कर दिया और कहा कि इसे कुछ दिनों तक अपने पास ही रखना और जब कभी तुम बाहर जाओ तो इसे नहर या नदी में फेंक देना। दोस्तों, मैंने ठीक ऐसा ही किया और सच कहूं तो मेरा ऐसा करने से तब से मुझे ना तो कोई सपना आया और ना ही मुझे इन बातों का ख्याल आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। ठीक होने के बाद एक दिन मुझे पता चला कि गांव में एक परिवार के 4 लोगों ने बहुत साल पहले आत्महत्या कर ली थी। उस परिवार में 2 छोटे बच्चे भी थे। दोस्तों, सच कहूं तो ये मेरी जिंदगी की सबसे भयानक घटना थी। मैं तो सभी से यही आशा करता हूं कि ऐसा किसी के साथ ना हो। वैसे इस घटना के बाद से मुझे भगवान पर पूरा विश्वास हो गया है। मेरा तो बस यही मानना है कि अगर भगवान है तो आत्माएं भी हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अंश है और आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाऊंगा वो मेरी मौसी के साथ घटी
एक सच्ची घटना है। दोस्तों ये बात तब की है जब मेरी मौसी तकरीबन 5 महीने पहले ही हमारे घर पर रहने आई थी। बातों ही बातों में उन्होंने मुझे इस घटना के बारे में बताया। दरअसल मेरी मौसी के पति जौनपुर के अस्पताल में काम करते हैं। दोस्तों 4 या 5 साल पहले की बात रही होगी। मेरी मौसी जौनपुर में ही अपने पति के साथ रहती थी। उस वक्त वो एक किराए के मकान पर रहती थी। उन दिनों गर्मियों का समय चल रहा था, तो ठीक वो अपने बच्चों के साथ छत पर लेटी हुई थी। उनके पति हमेशा की तरह उस दिन भी अस्पताल गए हुए थे, क्योंकि अक्सर उनकी नाइट शिफ्ट ही होती थी। मौसी को लगभग नींद आने वाली ही थी कि तभी मकान मालकिन छत पर आ गई और मौसी से कहा कि आप नीचे कमरे में जाकर सो जाओ, और हाँ आगे से याद रखें 9 बजे के बाद छत में बिल्कुल मत आना। दोस्तों मकान मालकिन ये बोलकर चुपचाप नीचे चली गई, लेकिन मेरी मौसी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, तो ठीक वो अपने बच्चों को लेकर नीचे कमरे में आ गई। दोस्तों जहां वो रहती थी वो एक ही फ्लोर का मकान था, पर मकान काफी बड़ा बनाया हुआ था। उस फ्लोर के आधे में मौसी का कमरा था और आधे फ्लोर पर मकान मालकिन का। मौसी ने बताया कि वो नीचे कमरे में आकर सोने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उन्हें वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। इसके बाद जब वो वॉशरूम से वापस लौट रही थी तो उनके और मकान मालिक के कमरे के बीच में एक बरामदा सा था, जहां पर ऊपर की तरफ एक जाल लगा हुआ था। उस जाल में से सीधा छत दिखाई देती थी। जब मौसी ने ऊपर की तरफ देखा तो पाया कि एक लंबे घने बाल वाली औरत सफेद साड़ी पहने छत पर टहल रही थी। लेकिन मौसी ने यह देखकर नजरअंदाज कर दिया और वो चुपचाप अपने कमरे में आ गई। दोस्तों इसके ठीक 2 या 3 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन जब मौसा जी दोपहर के समय घर पर ही थे, तब मौसी ने कहा कि सुनो, रात के 10 बजे के बाद जो औरत छत पर घूमती है, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे बहुत ज्यादा डांटूंगी, मैं उसे वहां से भगा दूंगी। वो कुछ दिनों से रात में सबकी नींद खराब करती है। आखिर इतनी रात को वो छत पर क्या करती है? दोस्तों दरअसल मौसी को यह लग रहा था कि मकान आसपास होने की वजह से कोई अगल बगल वाली औरत शायद उनकी छत पर आकर यूं ही टहलती है। लेकिन दोस्तों सच्चाई कुछ और थी, क्योंकि मौसा जी ने जो बताया वो दिल दहला देने वाली बात थी। उन्होंने कहा कि रात में 10 बजे के बाद ऊपर मत जाना, क्योंकि जिस औरत को तुम डांटने की बात कर रही हो वो असलियत में जिंदा ही नहीं है। साथ ही मौसा जी ने यह भी बताया कि गुजरात का एक प्रेमी जोड़ा अपने परिवार के डर से यहाँ पर रहने लगे थे। लेकिन ठीक 1 महीने के बाद उस लड़की को पता चला कि जिस लड़के के साथ वो रह रही है उसका कहीं और भी चक्कर चल रहा था। और ठीक जब उसे लड़के के बारे में ये सारी सच्चाई पता चली तो उसने बिना समय गवाए सीधा आत्महत्या कर ली थी। तब से लेकर उसकी आत्मा यहाँ रात को 10 बजे से सुबह के 3 बजे तक भटकती रहती है। दोस्तों मौसा जी की बातें सुनने के बाद मेरी मौसी बहुत परेशान हो गई। वो इतनी ज्यादा डर गई कि उन्होंने अगले ही दिन वो मकान खाली कर दिया था। लेकिन दोस्तों इन सब बातों का सबूत हमारे पास है। अगर कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करता तो मैं आपको बता दूं, जो भी जौनपुर में रहता है उसे इस घटना के बारे में जरूर मालूम होगा। हालांकि मैं जगह बताकर आपको डराना नहीं चाहता और ना ही हम इस चीज को बढ़ावा देते हैं, लेकिन सच यही है कि ये एक सच्ची डरावनी घटना है। बाकी मानना या ना मानना आपके ऊपर है। आइए दोस्तों ले चलता हूं आपको तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम इमरोज है। मैं हैदराबाद तेलंगाना का रहने वाला हूं। वैसे आज की कहानी मेरी एक सच्ची कहानी है। वैसे दोस्तों आप सभी की क्या राय है मेरी कहानी सुनने के बाद नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि मुझे तेलंगाना सरकार की तरफ से एक हाईवे का टेंडर मिला था। लेकिन जब मैंने इस बारे में अपने घर में बताया तो सब लोग मुझे वहां जाने के लिए मना कर रहे थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं हाईवे का टेंडर ना लूं। इसकी वजह यह थी कि वहां के लोगों का कहना है कि जिस हाईवे का टेंडर तुम ले रहे हो उसका पूरा इलाका ही भूतिया है। लेकिन दोस्तों मैंने इन सभी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और ठीक मैंने वो टेंडर ले लिया था। मैं आप सभी को बता दूं कि टेंडर लेना ही मेरी सबसे बड़ी गलती नहीं थी, बल्कि लेने के बाद हर रोज हाईवे के कामों में कुछ ना कुछ अड़चने भी आ जाती थी। दोस्तों पता नहीं ऐसा क्यों होता था। कई बार तो जो कंक्रीट मिक्स करके रखते थे वो अचानक खराब हो जाता था। हमारे साथ
काफी पैरानॉर्मल चीजें हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मुझे टेंशन इस बात की थी कि इस टेंडर को जल्द से जल्द पूरा करना है, क्योंकि सरकार का आदेश था कि ये टेंडर जल्द ही पूरा हो जाए। तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा था कि हम 4 दोस्त थे, और जब मैंने ये टेंडर लिया था तो उसके 2 महीने बाद संतोष मेरे पास आया। वो मुझसे कहने लगा कि चलो भाई कहीं घूमने चलते हैं। उस वक्त मैंने उससे कहा कि इतनी देर रात कहाँ जाएंगे। संतोष ने कहा कि तेरा हर बार का यही ड्रामा है, चलना कहीं घूम कर आते हैं। दोस्तों मेरा वो दोस्त काफी जिद करने लगा कि तभी उसी समय मेरे बाकी के 2 दोस्त भी आ गए। उनके आने के बाद वो भी मुझसे यही कहने लगे। इसके बाद न चाहते हुए भी मुझे उन सभी दोस्तों के साथ जाना पड़ा। वैसे सच कहूं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मेरे उन दोस्तों में से एक ने कहा कि तेरा जो प्रोजेक्ट है उसके पास वाले गांव में चलते हैं, वहां पर पार्टी करेंगे और आराम से घूमेंगे। मैंने उनसे कहा हाँ ये ठीक रहेगा, हम लोग गांव के आसपास ही रहेंगे और अगर हम घूमेंगे तो गांव के 1 किलोमीटर तक ही रहेंगे। दोस्तों इसके बाद हमने गाड़ी एक किनारे पर लगाकर चुपचाप बैठ गए। हम लोग आपस में बातचीत के दौरान हंसी मजाक कर रहे थे कि तभी थोड़ी ही देर बाद एक दोस्त ने कहा कि भाई चलो अब कहीं और चलकर बैठते हैं। मेरे दोस्त की इस बात पर मैंने एकदम से मना कर दिया। मैंने उनसे कहा कि भाई नहीं, यहीं पर बैठते हैं। दोस्तों मैंने ये बात उनसे इसीलिए कही क्योंकि मुझे उस गांव से बहुत ज्यादा डर लगता था, लेकिन हम लोग जहां बैठे हुए थे वो जगह एकदम सेफ थी। इसके बाद हम वहीं पर ड्रिंक करने लगे। थोड़ी ही देर हुई थी कि मुझे अचानक से किसी ने पत्थर फेंक कर मारा। मैं तुरंत पीछे मुड़ा तो पाया कि वहां कोई नहीं था। ये बात मैंने अपने दोस्तों को भी बताई कि मुझे किसी ने पत्थर मारा है, लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई तुझे नशा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों मैं तो चुपचाप बैठ गया, लेकिन फिर मेरे दोस्त ने कहा कि भाई मुझे भी किसी ने पत्थर मारा है। तब जाकर मेरे तीसरे दोस्त ने कहा कि तुम दोनों को ही नशा हो गया है। मैंने तुरंत कहा कि यार तुम सब पागल हो गए हो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तब मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि तुझे क्या गड़बड़ लग रही है, हमें भी बता। तब मैंने कहा कि देखो मुझे किसी ने पत्थर मारा और संतोष को भी पत्थर लगा है। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, ये तेरा वहम होगा। अगर ऐसा होता तो मुझे क्यों नहीं लगा, आखिर तुम दोनों के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों हम बात कर ही रहे थे कि इसके कुछ ही देर बाद मेरे दोस्त राजा को भी पत्थर लगा। तब जाकर उसने कहा कि भाई यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। मैं अभी देखता हूँ कि आखिर ये पत्थर मार कौन रहा है। दोस्तों वो कुछ करता कि इससे पहले ही मैंने कहा कि भाई तू कुछ मत कर, यहाँ से चलते हैं। लेकिन दानिश जोश में आकर कहने लगा कि मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं पत्थर मारने वाले को खूब पीट ना दूं। हमने उसे बहुत मनाने की कोशिश की। हमने कहा कि ऐसा कुछ मत करियो, मुझे तो कुछ अलग ही लग रहा है। सच कहूं तो हमें यहाँ से चलना ही चाहिए। दोस्तों हमने दानिश को समझाते हुए किसी तरह गाड़ी में बैठाया और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गए। वैसे हम कुछ दूर ही गए होंगे कि हमारी गाड़ी अचानक बंद हो गई। तो गाड़ी के रुकते ही मैंने राजा को कहा कि भाई तू मजाक मत कर, गाड़ी स्टार्ट कर और चल यहाँ से। मुझे तो यहाँ पर शुरू से ही ठीक नहीं लग रहा था। मेरी इस बात पर राजा ने मुझसे कहा कि मैंने गाड़ी नहीं रोकी, ये अपने आप ही बंद हो गई है और अब स्टार्ट नहीं हो रही। मैं तो लगातार तेरे सामने इसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। शायद इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तभी संतोष ने कहा कि कुछ दिन पहले ही तो खरीदी है, तो फिर इंजन में प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। तब जाकर मैंने भी कहा कि भाई तू कुछ भी कर, पर यहाँ से जल्दी चलो। दोस्तों कई कोशिशों के बाद जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो हम लोग गाड़ी से बाहर निकल गए और रोड पर दौड़ने लगे। हम कुछ दूर गए ही होंगे कि किसी के पायल की आवाज आने लगी। मैंने कहा कि ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है। तभी दानिश ने कहा कि तेरी जेब में कोई सिक्का होगा, उसी की आवाज होगी। लेकिन हम लोग भागते रहे। भागते भागते हम सभी गांव के करीब आ गए थे। वहां पहुंचकर हमें यही लगा कि ये जगह बिल्कुल ठीक है, तो हम लोग एक किनारे में ही बैठ गए। हम कुछ देर वहां बैठकर आराम करना चाहते थे। हमें बैठे कुछ ही देर हुई थी कि मुझे फिर से वही पायल की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने बोला कि भाई मुझे पायल की आवाज आ रही है। मेरे दोस्तों ने कहा कि आसपास में कोई भी नहीं है और हमें तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, फिर ये पायल की आवाज कहां से आ रही है। इसके बाद हमने आसपास में देखा कि तभी एक बच्चे की आवाज मेरे कानों पर पड़ी। वो आवाज मुझसे कह रही थी कि आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ।
दोस्तों पहले तो मुझे ये लगा कि ये आवाज सिर्फ मैंने ही सुनी है, लेकिन ये आवाज हम सब ने सुनी थी। हम सब ये सुनकर बहुत ही ज्यादा डर गए, क्योंकि इतनी रात और ऊपर से किसी के बच्चे की आवाज, हमें तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था। संतोष ने कहा कि भाई कुछ भी हो जाए, सब लोग साथ में ही रहना। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई बुरी आत्मा हमारा पीछा कर रही है, हमें अब अपने घर निकलना चाहिए। दोस्तों इसके बाद हम चारों गांव की तरफ जाने लगे कि अचानक हमारे सामने एक बूढ़ी औरत आ गई। वो हमसे कहने लगी कि तुम सब कहाँ जा रहे हो। हमारे दोस्त दानिश ने कहा कि हम सब गांव की तरफ जा रहे हैं। उस बूढ़ी औरत को हम लोग साफ साफ नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि वो हमसे थोड़ी दूरी पर थी। इसी बीच मेरे दोस्त राजा ने कहा कि भाई देखो, अगर जिंदा रहना है तो हमें यहाँ से तेजी से भागना होगा। राजा की ये बात सुनकर मैंने उससे तुरंत कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो उसने कहा कि देख भाई, तुझे वो बूढ़ी औरत दिख रही है, उसके पैर जमीन पर नहीं है। दोस्तों उसकी ये बात सुनने के बाद बाकी सभी दोस्तों ने उस औरत को गौर से देखा। सच कहूं तो हमारी डर के कारण एकदम से हालत खराब हो गई। हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हम करें तो करें क्या। दोस्तों सच कहूं तो हमें गांव का रास्ता ठीक से मालूम नहीं था। हमें तो ऐसा लग रहा था कि जिस ओर हम भाग रहे थे हमें उस तरफ नहीं भागना चाहिए था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद संतोष ने कहा कि भाई हनुमान चालीसा पढ़ लो। संतोष के इतना कहते ही हम सभी हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ने लगे। हनुमान चालीसा पढ़ते ही वो औरत काफी गुस्से में हम सभी को देखने लगी और कहने लगी कि तुम ये सब पढ़ना बंद करो, नहीं तो मैं तुम चारों को जान से मार डालूंगी। मैं तुम सबको अच्छे से जानती हूँ, अगर तुम अभी बच गए तो मैं तुम्हें बाद में मार दूंगी। लेकिन दोस्तों हम सबने हनुमान चालीसा पढ़ना बंद नहीं किया, बल्कि हम लोग तो और तेज आवाज में पढ़ने लगे, जिसके थोड़ी ही देर बाद वो बूढ़ी औरत कहीं गायब हो गई। दोस्तों इसके बाद हमने कैसे न कैसे करके वो पूरी रात गुजारी। इसके बाद अगली सुबह होते ही हम एक हाईवे पर चले गए और ठीक वहां से लिफ्ट लेने के बाद हम सीधा अपने घर पर आ गए। पूरा दिन बीत जाने के बाद राजा के घर से उसकी माताजी का कॉल आया। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, जब से ये तुम लोगों के साथ से आया है तब से ये रोने के साथ साथ काफी चिल्ला रहा है और हम सबको मारने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों ये सुनते ही हम तीनों दोस्त उसके घर पर चले गए। घर पर जाते ही राजा ने औरत की आवाज में कहा कि तुम सब आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, अब मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर हम सभी ने राजा को बहुत जोरों से पकड़ लिया था। न जाने उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि वो 10 लोगों को भी अकेला उठाकर फेंक सकता था। हम लोगों ने तो जैसे तैसे उसे कुर्सी पर बांध दिया था, लेकिन हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। हमें वहां कुछ ही देर हुई थी कि तभी संतोष ने कहा कि भाई मुझे ये उसी बूढ़ी औरत की आवाज लग रही है, अब हमें ही कुछ करना चाहिए। हमने जल्दी से अपने मोहल्ले के एक मौलवी को बुलवाया। मौलवी ने जैसे ही हमारे दोस्त को देखा तो कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, तुम किसी और को बुला लो। हमने मौलवी साहब से कहा कि हम तो यहाँ किसी को नहीं जानते, आप ही किसी के बारे में बता दो। तब जाकर मौलवी जी ने कहा कि मेरा एक दोस्त है, मैं आपको उसका नंबर दे देता हूँ, तुम उससे बात कर लो। हमने उस नंबर पर बात करी तो उसने कहा कि मैं कल आऊंगा, जब मैं उसे देखूंगा तभी बताऊंगा कि क्या करना है। दोस्तों जैसे ही दूसरे मौलवी साहब घर के अंदर आए तो उन्होंने कहा कि घर का दरवाजा बंद कर दो। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने राजा से पूछा कि तू कौन है और इसके ऊपर क्यों आई है। राजा ने कहा कि मौलवी ये तेरी बस की बात नहीं है और तू यहाँ से चला जा, नहीं तो मेरे हाथों से मारा जाएगा। मौलवी जी ने कहा अच्छा ठीक है, देखते हैं कि तेरे पास कितनी ताकत है। इसके बाद मौलवी जी ने हम सभी को बाहर जाने का इशारा किया। हम सभी चुपचाप बाहर चले गए, लेकिन हमें अंदर कमरे से चिल्लाने की बहुत ही ज्यादा आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद ही मौलवी जी कमरे से बाहर आए और कहा कि ये मेरे बस का काम नहीं है, ये साया तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तब जाकर संतोष ने कहा कि मौलवी साहब अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम लोग बहुत ही परेशान हैं, बस किसी भी तरह आप इसे ठीक कर दीजिए। लेकिन मौलवी जी ने कहा कि मैं अगर इसे ठीक कर सकता तो अब तक कर चुका होता, लेकिन तुम किसी और को बुला लो। दोस्तों इतना कहकर दूसरे मौलवी जी भी वहां से चले गए। दूसरी तरफ हमें भी अपने घर जाने में काफी ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन हमने जैसे तैसे बाहर से ही राजा की माँ को ये बोलकर वहां से चले गए कि हम किसी और मौलवी को ढूंढने जा रहे हैं। दोस्तों मैं तो जैसे ही वहां से निकला
तो सीधा अपने पिताजी के पास चला गया। मेरे पिताजी ने मुझे देखकर तुरंत ही मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों है। साथ ही मैंने पिताजी को सारी बात बताई। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी। मैंने पिताजी से कहा कि वहां पर मेरा प्रोजेक्ट था, इसीलिए चला गया था। तब जाकर पिताजी ने कहा, तुम्हें मालूम भी है कि वहां क्या होता है? हमने तुझे पहले ही मना किया था कि ये प्रोजेक्ट ना ले, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। अब तूने ऐसा किया है तो इसका अंजाम भी तू ही देख। मैं तुझे बार बार समझाता हूँ कि कुछ भी काम अपने हाथ में लेने से पहले एक बार मुझसे पूछ लिया करो। दोस्तों, इसके बाद मैंने पिताजी से माफी मांगी और कहा कि राजा की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तब जाकर पिताजी ने कहा, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। दोस्तों, ठीक उसी समय मैनेजर अंकल का फोन आया था। उन्होंने मुझसे कहा कि चलो जल्दी साइट पर चलना है। मैं ये सुनते ही साइट पर चला गया। वहां जाकर पता चला कि हमारी 2 गाड़ी गायब हो गई है जो माल लोड करने के लिए थी। साथ ही कोई भी सीसीटीवी कैमरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था। इसके बाद मैंने उनसे कहा कि हमें कुछ समय के लिए ये काम बंद करना होगा। उन्होंने कहा, ठीक है, हमारे पास 4 दिन से भी ज्यादा का समय था। अगर आप 4 दिन में ये सब ठीक कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो हमारे हाथों से ये प्रोजेक्ट निकल जाएगा। दोस्तों, मैं उनसे बात कर ही रहा था कि उसी वक्त मेरे पिताजी का कॉल आ गया। उन्होंने मुझसे कहा कि तू जल्दी से घर आ जा, मुझे तुझे कुछ बताना है। मैं घर गया तो पिताजी ने मुझसे कहा कि मेरे एक जानकार है, वो मुझे बेंगलुरु में मिले थे। हाल ही में वो तेलंगाना आए हुए हैं। मैंने उनसे अभी बात की है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो बहुत बिजी है। मेरी बात मानो तो एक बार उनके पास हो आओ। दोस्तों, पिताजी के इतना बताते ही मेरे पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि अब बस वही हमारी आखिरी उम्मीद थे। मैंने तुरंत ही घर से गाड़ी निकाली और ठीक बाबा के बताए हुए पते पर पहुंच गया। मैंने उनसे वहां पहुंचकर बहुत सारी रिक्वेस्ट करी, तब जाकर कहीं उन्होंने मेरे साथ चलने का फैसला किया। इसके बाद जब बाबा जी घर पर आए तो उन्होंने मेरे दोस्त की हालत देखकर कहा कि तुम्हारा दोस्त बहुत बड़ी मुसीबत में है, इसको बचाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इसकी कुछ ही देर बाद मेरा दोस्त अचानक से चिल्लाने लगा और बोलने लगा कि बाबा तू भी यहां से चले जा, नहीं तो तुझे भी मार दूंगी। बाबा ने तुरंत कहा कि तुझ में अगर इतनी ही शक्ति है तो तू मुझे मार दे, वरना मैं तुझे मार दूंगा। इसके बाद बाबा जी ने एक घेरा बनाया और हम सभी को बैठा दिया। बाबा जी दूसरा घेरा बनाकर उस पर खुद बैठ गए। इसके बाद मंत्रों का उच्चारण होने लगा। बाबा जी ने कहा कि जैसे जैसे मैं तुमसे सामान मांगू वैसे वैसे मुझे देते चले जाना। बाबा जी ने अपनी पूछताछ शुरू की, लेकिन उसने कहा कि मैं नहीं बताऊंगी, तुझे जो करना है कर ले। तब जाकर बाबा जी ने कहा कि ठीक है। बाबा जी मंत्र पढ़ने लगे। जैसे जैसे बाबा मंत्र पढ़ रहे थे, कुछ देर बाद उसने कहा मैं सब बताती हूँ। इसके बाद उसने बताना शुरू किया। उसने कहा कि मेरा नाम चिन्ना मम्मी है और मैं बेला गोपाल रोड के किनारे एक पेड़ पर रहती हूँ। तब जाकर बाबा जी ने कहा कि तू इन सबको क्यों परेशान कर रही है। उसने कहा, ये जो लड़का तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, जिसका नाम इमरोज है, उसने मेरा घर उखाड़ कर फेंक दिया और मेरी जगह पर अपना रोड बनाने का काम कर रहा था। और ठीक उस रात ये सब बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। बस उसी वक्त मुझे मौका मिला इसके शरीर में प्रवेश करने का। दोस्तों, इसके बाद बाबा जी ने कहा कि तेरा बदला तो इमरोज से था, तो तू राजा के शरीर में क्यों आई। तब जाकर उस आत्मा ने कहा, मैं तो इसी के पास गई थी, मगर इसके शरीर में नहीं जा पाई, इसीलिए मैं इसके दोस्त के शरीर में चली गई और अब इससे ही बदला ले रही हूँ। बाबा ने कहा, ठीक है, तुम अपना बदला ले चुकी हो, अब तुम यहाँ से चली जाओ। वो आत्मा तुरंत बोल पड़ी कि अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है, मेरा बदला तभी पूरा होगा जब मैं इसे मार दूंगी। लेकिन बाबा ने कहा, देख, इन सब लड़कों से जो भी गलती हुई है ये सब अनजाने में हुई है, तो इन चारों को माफ कर दे। लेकिन दोस्तों, वो मानने को तैयार नहीं थी। उसने कहा कि मैं माफ नहीं करूंगी और अब तो मैं इन चारों से बदला लूंगी। दोस्तों, उसकी इस बात पर बाबा जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। बाबा ने कहा कि ठीक है, तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे यहाँ से तेरी दुनिया में भेजना पड़ेगा। इसके बाद बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जब जब बाबा मंत्र पढ़ रहे थे तब तक वो चिल्लाए जा रही थी। वो लगातार बस एक ही बात कह रही थी कि मुझे छोड़ दो। बाबा ने तुरंत कहा कि एक बोतल लेकर आओ, मैं इसे बोतल में बंद कर दूंगा। इसके बाद ये तुम सब लोगों को परेशान नहीं करेगी। दोस्तों, हमने ठीक ऐसा ही किया। बाबा ने उस आत्मा को बोतल के अंदर बंद कर दिया, जिसके तुरंत बाद ही मेरा दोस्त बेहोश हो गया। और जब ठीक मेरे दोस्त को होश आया
तो हम सबसे पूछने लगा कि भाई यहाँ क्या कर रहे हो और ये बाबा जी कौन है। लेकिन दोस्तों हमने उसे कुछ नहीं बताया और अपने अपने घर चले गए। दोस्तों इसके बाद हम तीनों दोस्त बाबा जी को बेंगलुरु छोड़ने गए और ठीक वहाँ से आने के बाद हमने प्रोजेक्ट का काम दोबारा शुरू किया। सच कहूँ तो इसके बाद हमारे प्रोजेक्ट में कोई भी परेशानी नहीं आई और तो और प्रोजेक्ट भी बहुत जल्दी तैयार हो गया। वैसे अब उस हाईवे रोड को खोल दिया गया है। वैसे आपको बता दूं कि वो 52 किलोमीटर का हाईवे रोड है। बस यही थी हमारी कहानी। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी हमारी आज की 3 कहानियां। आशा है आपको ये तीनों कहानियां बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं मैं आपका कमेंट में हमेशा से इंतजार करता हूं। बाकी मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय।